भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट जो हो रही है यह कोई नई गिरावट नहीं है, बल्कि 2018 से अगर देखा जाए, 2018 से देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट रही है। और अगर 2016 से देखा जाए तो गिरावट का दौर तभी शुरू हो गया था जब नोटबंदी जैसी जो है कार्यवाही या एक्शन सरकार के द्वारा किया गया, और इसके बाद जो है जीएसटी का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण उससे भी चुनौतियां रही, खासकर असंगठित क्षेत्र में। और फिर इकोनॉमी के कई सेक्टर में इस तरीके की गिरावट रही। खासकर आप देखेंगे तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो रहा है, जो रोजाना का रोजमर्रा की जो ग्रोसरी है, जो किराना का सामान हम लोग लेते हैं, उसमें भी गिरावट रही। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि जो पार्ले बिस्कुट है उसकी भी डिमांड कम हो गई थी। ऐसे बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर की डिमांड, बाइक की डिमांड, अर्थात आम आदमी के पास पैसा पिछले 2 वर्षों से कम रहा। और उसी का परिणाम आप देखिए 31 अगस्त यानी कल की मैं बात कर रहा हूं, 31 अगस्त को भारत की सरकार ने जो है जीडीपी के आंकड़े जारी किए। जीडीपी के आंकड़े मॉस्पी जारी करता है, जिसे कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इसके लिए जानते हैं, आंकड़े जारी करता है। और उसने जो आंकड़े जारी किए हैं वो डरावने हैं। 3 तिमाही में, पिछले 3 तिमाही जो अप्रैल, मई, जून का समय था, जिस दौरान लॉकडाउन लागू था पहले 2 महीनों में और अनलॉक शुरू हुआ जून के महीने में, वो पिछले 3 महीनों में जो भारत की अर्थव्यवस्था की जीडीपी रही है एक क्वार्टर में, उसमें -23.9% की गिरावट हुई है। ये अगर हम टेंटेटिव बोलें तो लगभग 24% की गिरावट हुई है। यह बहुत भारी गिरावट है। और इस गिरावट का कारण अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र जो बंद कर दिए गए थे वो तो एक कारण है। भारत की सरकार तो कह रही कि लॉकडाउन के कारण ये गिरावट हुआ, लेकिन हम लोग इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि पिछले 16 वर्षों से मैं जो है सिविल सेवाओं के लिए इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन पढ़ा रहा हूं और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी हमने बहुत सारा काम किया है। तो ये गिरावट जानते हैं अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में जो संरचनात्मक समस्याएं रही, संस्थागत समस्याएं रही, उसके कारण हुआ है। ये अलग बात है कि लॉकडाउन के कारण ये सारी चीजें भयावह हुई हैं। अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में तो लगभग 50% की गिरावट है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में देखेंगे, जिसमें सामान को बनाया जाता है, लोगों के अनुसार तमाम वस्तुओं को बनाया जाता है, उसमें जो है लगभग 40% की गिरावट है। बिजली के क्षेत्र में 7% की गिरावट है। खनन के क्षेत्र में देखेंगे तो 24% की गिरावट है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में देखेंगे तो बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। तो अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों में होने वाली गिरावट क्या नई है? क्या इसका कारण लॉकडाउन है या अनलॉक की परिस्थितियों का स्लो होना है? इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता, बल्कि इनका कारण अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में जो जटिलताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका समय के अनुसार समाधान नहीं किया जाना है। यद्यपि इस तरीके से बोलने पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यह सरकार की आलोचना है, लेकिन मैं उस दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं। मैं विषय के समझ की दृष्टि से बात कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारी लॉजिस्टिक्स चुनौतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, खासकर ग्राउंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, भूतल परिवहन मंत्रालय के द्वारा हाईवे बनाने में, एक्सप्रेसवे बनाने में, और इसके अलावा जानते बंदरगाहों से जुड़ी हुई जो कनेक्टिव रोड है उसको बनाने में, और एयरपोर्ट से जुड़ी रोड को बनाने में बहुत अच्छी पहल की गई है। लेकिन फिर भी जानते रेलवे की दिशा में उतना अच्छा प्रयास शुरू में नहीं हो पाया था। अब तो फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 2 कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएंगे, लेकिन अभी 2022 का समय उसमें लगने वाला है। तो कुल मिला जुला करके जो लॉजिस्टिक की चुनौतियां रही, इसके अलावा जानते हैं दूसरी चुनौतियां जो रॉ मटेरियल को लेकर के रही, तीसरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जानते हैं कॉम्प्लिसिटी के कारण चुनौतियां रही, और सरकार के स्तर पे भी बहुत क्षेत्रों में निर्णय को बहुत सटीक ढंग से नहीं लिया गया, या कहिए कि उसका बहुत अच्छे तरीके से उस पर एक्सरसाइज नहीं किया गया। इस नाते भी बहुत गंभीर चुनौती रही, जिसका परिणाम ये रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में 2020-21 के पहले क्वार्टर में अप्रैल, मई और जून 2020 में भारी गिरावट देखी गई। अगर इसके पहले आप जाएं, जनवरी, फरवरी और मार्च की जो मार्च वाले क्वार्टर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही, जो अर्थव्यवस्था में बढ़त रही, वो 3.1% की बढ़त थी। यद्यपि ये 3.1% की बढ़त भी बहुत डरावनी थी, जो बता रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। लेकिन जानते हैं इसके बाद अप्रैल, मई, जून में होने वाली गिरावट ने तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति जो है संशय पैदा कर दिया है, क्योंकि लगभग 24% की गिरावट पूरे क्वार्टर में है। जबकि इसी समान वर्ष में अगर आप 2019 में देखें तो 2019 में जो अप्रैल, मई, जून का जो क्वार्टर था, उसमें 5% से अधिक की ग्रोथ रेट थी। अर्थात पिछले साल 35,35,000 करोड़ का जो इकोनॉमिक कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, अर्थात उस समय जो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ लगभग 35 लाख करोड़ का, और इस समय जानते जो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है वो मात्र 26 लाख करोड़ का हुआ है। एक टेंटेटिव में बात कर रहा हूं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से चुनौती बहुत गंभीर हो गई है। अब आगे सरकार को जो और प्रयास करना होगा, नहीं तो इस तरीके की जानते हैं गिरावट बहुत आम रहेगी, और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति जो विश्वास बना हुआ था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक शानदार अर्थव्यवस्था है और भारत की अर्थव्यवस्था में जानते हैं भविष्य सुनिश्चित है पूरी दुनिया की। IMF ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी इज द ब्राइटेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो जानते हैं वो सारे विश्वास प्रभावित होंगे, और निश्चित रूप से जानते हैं फिर भारत में होने वाला जो विदेशी निवेश है, मेक इन इंडिया को लेकर के, या जानते हैं वोकल फॉर लोकल को लेकर के भी जानते हैं जो हम लोगों का अपने भारतीय उद्यमियों के द्वारा जो किया जाने वाला निवेश है, या मेक फॉर इंडिया को लेकर के जानते जो सरकार की पहल है, उन सारी पहलों में चुनौती बनेगी। और निश्चित रूप से जो डिजिटल इंडिया का मिशन है, भारत नेट का मिशन है, और टेक्नोलॉजिकली जानते हैं जो बहुत सारे मिशन हैं, वो सब प्रभावित होंगे। तो इसलिए इस दिशा में सरकार को एक बड़ी पहल और गंभीर पहल करनी होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जब तक मूलभूत सुधारों को गति नहीं दिया जाएगा और उसके लिए पहल नहीं की जाएगी, तब तक निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को दोबारा उभारना संभव नहीं होगा, और इकोनॉमी को उस मॉडल पर विकसित करना संभव नहीं होगा जिसके लिए हम लोग कल्पना कर रहे हैं। भारत की सरकार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है। अब मात्र 4 वर्ष बचे हैं। इन 4 वर्षों में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक तभी पहुंच पाएंगे जब अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले जो सुधार हैं उनका बेहतर नेतृत्व करेंगे, और जो आर्थिक सुधार ठीक से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उनमें चुनौतियां हैं, उनके लिए भी एक पहल करेंगे। और खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, और जानते जो ज्ञान आधारित क्षेत्र हैं और डीप नॉलेज बेस्ड जो सेक्टर हैं, जैसे स्टार्टअप्स को लेकर के सेक्टर हैं, इनको लेकर के एक नई रणनीति लेकर के सरकार को सामने आना होगा। तो निश्चित रूप से जो अर्थव्यवस्था में होने वाली गिरावट है उसको आगे के दौर में रोका जा सकता है, और आने वाले समय में एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जा सकता है। अगर आप बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो आप फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा नहीं तय कर सकते, क्योंकि हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जिसमें जो सबके जानते जीवन को बेहतर कर सके, जो सबके लिए रोजगार और स्वरोजगार के जानते हैं समस्याओं का समाधान कर सके, और सबके जीवन को बेहतर करने के लिए जो बुनियाद बन सके।
ऐसी अर्थव्यवस्था हमें चाहिए और ऐसी ही अर्थव्यवस्था की जानते हैं कल्पना भारत के सभी नागरिक कर रहे हैं और सब लोग जानते भारत की अर्थव्यवस्था में अपना भविष्य देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आज की जो है इस परिचर्चा में हम लोग यहीं तक, दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।